हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में आपने व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और आपने लास्ट में एक इक्वेशन बनाकर छोड़ी थी कि परिणामी तरंग की तीव्रता I = क्या है। ठीक है, तो उसके बाद में आपने ये सुना था कि हम आगे वाले वीडियो में यानी कि इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं कि व्यतिकरण उच्चिष्ट कब बनेगा, व्यतिकरण निम्निष्ट कब बनेगा। शॉर्टकट में बोले तो हम व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण के केस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में आपने जो लास्ट इक्वेशन बनाकर छोड़ी थी परिणामी तरंग की तीव्रता, तो तीव्रता की इक्वेशन क्या थी वो देखें आप। इस प्रकार से आई थी आपके पास में, ये I = I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos फाई। ठीक है, और आप यहां पर आप यहां पर समझ गए हैं कि परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है वह कलांतर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? कलांतर पर निर्भर करती है। कलांतर यानी cos फाई पर निर्भर करती है। किस प्रकार से करती है, कैसे, इसके लिए हम देखेंगे। और आपने यह भी पता किया था पिछले वीडियो में कि I1 = क्या होता है, KEM1 का स्क्वायर, और I2 = क्या होता है, KEM2 का स्क्वायर। यदि हम इन दोनों इक्वेशन का यदि अनुपात ज्ञात करें, इन दोनों तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं I1/I2 = KEM1 का स्क्वायर अपॉन KEM2 का स्क्वायर। कहने का मतलब आपके पास में ये वाली इक्वेशन आ गई EM1/EM2 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों जो आपके पास जो प्रारंभिक तरंगे थी, प्रकाश तरंगे थी, उन तरंगों की तीव्रताओं का जो अनुपात है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसको आप केस फर्स्ट के रूप में लिख सकते हैं, इसको केस फर्स्ट के रूप में अलग से यदि आप याद रखना चाहें तो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। अपना मेन मुद्दा क्या है कि व्यतिकरण उच्चिष्ट और व्यतिकरण निम्निष्ट क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, इसके लिए कंडीशन क्या है। ठीक है, तो पहले कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं उच्चिष्ट के लिए केस सेकंड के रूप में। ठीक है, तो केस सेकंड के रूप में यहां पर हम ये लिखने वाले हैं कि cos फाई का जो अधिकतम वैल्यू है, यानी कि cos थीटा यानी कितनी भी डिग्री हो, cos कितना भी डिग्री हो, तो उस डिग्री के लिए हमें जो अधिकतम मान प्राप्त होने वाला वो उसका कितना मान प्राप्त होने वाला है। तो cos का हम कितना भी मान रखें लेकिन उसका अधिकतम मान है वो 1 से ज्यादा कभी भी नहीं प्राप्त होगा। यानी कि cos फाई का मान आपको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। और मैक्सिमम किस कंडीशन के लिए ले सकते हैं वो आप देखें। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 360 डिग्री का मान 1 होता है, और ऐसे हम 360 प्लस करते जाएं, जितना जितना आएगा वहां पर cos का मान क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फाई की वैल्यू, यदि फाई की वैल्यू आप ये रख दें, 0 रख दें, 2 पाई रख दें, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है, फिर यदि आप 4 पाई रख दें, 6 पाई रख दें, और इस प्रकार से। और तो कहने का मतलब है ये क्या, पाई का समगुणज है। तो पाई के समगुणज के लिए हम इस प्रकार से इक्वेशन बना सकते हैं कि फाई = पाई है और पाई का क्या है, समगुणज है। ठीक है, तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूर्ण गुणज है इसका मतलब n से। यहाँ पर n की वैल्यू क्या रहेगी, 0 1 2 3 4 एंड मोर। n क्या है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो n की वैल्यू यदि आप यहाँ पर 1 रखते हैं, पहले आप सबसे पहले n की वैल्यू आप रख दीजिए, 0 रख दीजिए, n बराबर 0 रख दीजिए, तो 0 रखने पर फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। n बराबर यदि आप 1 रखते हैं तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई। 2 रखते हैं तो 2 और ये 2 कितना हो गया, 4, तो 4 पाई आ गई। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम फाई की वैल्यू रखते हैं। तो फाई की वैल्यू इस प्रकार से रखने पर प्रत्येक कंडीशन में फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए यदि हम इसका फतांतर भी देखना चाहें, ये तो कलांतर है, और फतांतर की बात करें हम इस कंडीशन में, फतांतर यानी कि आपके पास में एक इक्वेशन आई थी कि कलांतर फाई = आपके पास में आया था के डेल एक्स आया था, के डेल एक्स। ठीक है, और के की वैल्यू आपने रखी थी, तो के की वैल्यू कितनी रखी थी आपने, 2 पाई अपॉन लेमडा, और ये आपका डेल एक्स, और ये फाई की वैल्यू में यहां से रख दूं, ये वाली क्या है, 2 पाई एन, 2 पाई एन। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, लेमडा को हम उधर भेजें तो ये क्या हो गया, डेल एक्स इज टू एन लेमडा। यदि cos फाई का मान यदि आपको मैक्सिमम मिल रहा है, cos फाई का यदि आप मान 1 रख रहे हो, यदि मैक्सिमम रख रहे हो, तो इस कंडीशन में, अधिकतम वाली कंडीशन में जो आपका फतांतर होगा वो कितना होगा, एन लेमडा होगा, और कलांतर कितना होगा, 2 पाई एन होगा। कंडीशन याद रखें आप, ये कंडीशन याद रखें, स्पेशल कंडीशन है। फाई की वैल्यू 2 पाई एन और डेल एक्स की वैल्यू एन लेमडा। ठीक है, तो डेल एक्स क्या है, यहाँ पर फतांतर है। तो यहाँ पर हम फतांतर को क्या बोल सकते हैं, किस प्रकार से बोल सकते हैं, एन क्या है, पूर्ण गुणज है। ठीक है, और किसका पूर्ण गुणज है, तरंग दैर्ध्य। लेमडा यहाँ पर क्या है, तरंग की तरंग दैर्ध्य है।
ठीक है। तो तरंग की तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज का यदि मान बराबर है पथांतर के, यदि इसका मान इस प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं, तो उस पथांतर के लिए हमें जो व्यतिकरण मिलेगा वो क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेगा, यानी कि संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इस वाली इक्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं। पिछले वाले डेरिवेशन में आपने इसको इक्वेशन कितना दिया था, 9 दिया था, जो भी दिया था आप देख लीजिए पीछे से, पिछले वाली वीडियो में नोट्स बना रखे होंगे आपने। तो समीकरण 9 से अधिकतम तीव्रता के लिए यानी कि आई मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cos फाई की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम के लिए तो आप ये वाली इक्वेशन देखें, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इस प्रकार से हो गया आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू रही अंडर रूट I1, b की वैल्यू कितनी अंडर रूट I2। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो तीव्रता की वैल्यू मिलेगी वो इतनी मिलेगी, इस प्रकार से मिलेगी। ठीक है। अब इस कंडीशन में यदि हम ये मान लें, केस थर्ड के रूप में पढ़ने वाले हैं इसको, केस थर्ड, यदि I1 इज इक्वल टू I2, यानी कि जो हमारे पास में जो दो तरंगें थी जिनका हम अध्यारोपण करवा रहे थे, जिनसे हम व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर रहे थे, उन दोनों तरंगों की तीव्रता यदि हम इक्वल मान लें, एक जैसी मान लें, और उन दोनों को कॉमन रूप से यदि I नोट से लिखें, तब क्या हो जाएगा, तब ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, किस कंडीशन में, यदि ये है और तथा cos फाई की वैल्यू कितनी रखें, 1 रखेंगे, उसकी वैल्यू मैक्सिमम रखें। तो समीकरण 9 से आप दोबारा लिख सकते हैं, समीकरण 9 से, तो I मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा कि I नॉट प्लस 2 अंडर रूट I नॉट और I नॉट। देखें ध्यान से, देखें इस वाली इक्वेशन को देखें एक बार। I1 की जगह आपको क्या रखना, आपने क्या माना I नॉट, I2 की जगह भी I नॉट, ठीक है, प्लस 2 इन दोनों की जगह I नॉट और cos फाई की जगह आपको कितना रखना है, 1 रखना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई यहाँ पर। अब तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये तो कितना हो गया 2 I नॉट प्लस 2 अंडर रूट I नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं I नॉट, तो I मैक्सिमम की जो वैल्यू है आपके पास में कितनी आ गई 4 I नॉट। ठीक है। यहाँ पर हम भाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं, जो इक्वेशन आती है उसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज बनानी होती है। तो लैंग्वेज क्या है, यदि तरंगों की तीव्रताएं समान है और cos फाई का मान यदि 1 है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, जो किसी एक तरंग की तीव्रता की 4 गुना के बराबर होगी, जो किसी तरंग की तीव्रता के 4 गुना के बराबर होगी। यानी 4 I नॉट का मतलब है यानी कि 4 गुना किसका, I नॉट का क्या है, I नॉट जो आपके पास दो तरंग आ रही थी I1 और I2, उनकी क्या है, तीव्रताएं हैं। ठीक है। उसके बाद में हम ये अधिकतम वाली कंडीशन प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके बारे में कुछ और लिखने वाले हैं। इन दोनों ही कंडीशनों में आपको संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। क्या मिलेगा, संपोषी व्यतिकरण। यहां पर क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण गठित होगा। व्यतिकरण, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, व्यतिकरण उच्चिष्ट, व्यतिकरण उच्चिष्ट। ठीक है, व्यतिकरण उच्चिष्ट प्राप्त होगा। दोनों नाम एक ही हैं, संपोषी व्यतिकरण बोले या चाहे व्यतिकरण उच्चिष्ट बोले। ठीक है। यानी कि ये वाली कंडीशन यदि हम अप्लाई करेंगे तो इसके लिए कलांतर इतना, या फिर फतांतर के रूप में देखें तो इतना। कलांतर की भाषा में इस प्रकार से बोलोगे कि कलांतर 2πn है या फिर फतांतर n लेमड़ा है, तो इन दोनों ही कंडीशनों में हमें क्या मिलेगा, संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। और संपोषी व्यतिकरण का ही दूसरा क्या नाम है, व्यतिकरण उच्चिष्ट प्राप्त होगा। यानी कि हमें तीव्रता ज्यादा प्राप्त होगी, चमकीला ज्यादा बनेगा अपना, वो वाली फ्रिंज क्या बनेगी, ज्यादा चमकीली बनेगी, ब्राइट बनेगी। केस लास्ट में केस फोर्थ में क्या है, यदि हम ये माने ये वाली कंडीशन इसके अपोजिट डायरेक्शन लेके जा रहे हैं, cos फाई इज इक्वल टू मिनिमम, यानी कि cos का मान मिनिमम कितना होगा, यदि cos फाई इज इक्वल टू -1 हो, यानी कि cos की वैल्यू क्या है, -1 क्या है, सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है। ठीक है। तो cos की वैल्यू हमारे पास में यदि इतनी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी यानी कि तीव्रता की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो समीकरण 9 से
तो समीकरण 9 से आप ये वाली इक्वेशन लिख दीजिए, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया -2 अंडर रूट I1 और I2। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला जो बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का बन रहा है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है अंडर रूट I1 और b की वैल्यू क्या है अंडर रूट I2। a की वैल्यू ये नहीं है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो a b कौन है अंडर रूट I1 और I2, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन इस प्रकार से होगी। I मिनिमम प्राप्त होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, I मिनिमम यानी न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी, सबसे कम, और I1 और ये इस प्रकार से I2 और इनका होल स्क्वायर। इस कंडीशन में आपको तीव्रता क्या मिलेगी, न्यूनतम मिलेगी। अब इस कंडीशन में यदि हम कलांतर की बात करें, कलांतर का मान कब कब आपको -1 प्राप्त होगा, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था कि फाई की वैल्यू 0 रखी थी, 2 पाई रखी थी, 4 पाई, 6 पाई इस प्रकार से रखी थी। और -1 आपको कब प्राप्त होगा, जब हम फाई की वैल्यू क्या रखें, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको, तो फाई की वैल्यू आप ये रख सकते हैं, पाई रख सकते हैं 180, फिर आप 3 पाई रख सकते हैं, 5 पाई रख सकते हैं, 7 पाई रख सकते हैं और मोर। इस प्रकार से यदि आप फाई की वैल्यू रखने वाले हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रत्येक cos फाई के लिए जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी, -1 प्राप्त होगी, ठीक है। तो अब ये क्या है, विषम गुणज है। ये किसका विषम गुणज है, पाई का विषम गुणज है, पाई का विषम गुणज है। जैसा आप देख रहे हो वैसा लिखो, बस कोई ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं। पाई का विषम गुणज, पाई का विषम गुणज है, ठीक है। और पाई के विषम गुणज यानी कि इनको यदि हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2n + 1 पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई किया था आपने, 2n से मल्टीप्लाई किया था, और 2n में यदि हम 1 जोड़ते हैं, 2n में यदि हम 1 जोड़ के फिर मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या क्या बन जाती है, विषम संख्या बन जाती है, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया, कलांतर हो गया। यदि इतना कलांतर है किसी भी तरंग के लिए, किसी भी दो तरंगों के मध्य यदि इतना कलांतर उत्पन्न हो रहा है तो उनसे हमें cos फाई की वैल्यू -1 मिलेगी, और उस कंडीशन में हमें जो तीव्रता है वो क्या मिलेगी, न्यूनतम मिलेगी। और जहां तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर आपको पता ही होना चाहिए कि व्यतिकरण कौन सा होगा, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, जिसको हम व्यतिकरण निम्निष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब आगे चले फतांतर के बारे में। फतांतर, तो फतांतर जो हम इस प्रकार से लिखते हैं k del x इज इक्वल टू फाई, ठीक है। और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन लेमडा डेल x, और यहाँ पर इस कंडीशन के लिए फाई की वैल्यू कितनी है, ये तो रख दीजिए आप 2n + 1 और ये पाई, पाई से पाई देखो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 2 और लेमडा को हम उधर लेकर गए तो इधर क्या रहा, डेल x, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2n + 1 और ये लेमडा ऊपर और 2 ये नीचे, ठीक है। फतांतर यहाँ क्या रहेगा, λ/2 का विषम गुणज रहेगा। λ/2 के विषम गुणज फतांतर के लिए हमें क्या प्राप्त होगा, विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमें, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। और साथ में ही जो व्यतिकरण उच्चिष्ट निम्निष्ठ की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यतिकरण निम्निष्ठ, व्यतिकरण निम्निष्ठ, व्यतिकरण निम्निष्ठ प्राप्त होगा। किस कंडीशन में, जब cos फाई की वैल्यू हम कितनी रखें, -1 रखें। केस फाइव में हम ये रख दें, यदि I1 = I2 = I0 where cos फाई = -1 हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 9 से आप लिख सकते हैं, समीकरण 9 से, तो I = I0 + I0 + 2 अंडर रूट I0 और ये हो गया -1, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया I = 2 I0, ये माइनस और ये प्लस माइनस, ये क्या हो गया 2 और ये क्या है I0, 2 I0 क्या हो गया 0। तो I = 0 यानी कि I मिनिमम, यहाँ पर आप मिनिमम लिखें, न्यूनतम, मिनिमम का मतलब है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ MIN, मिनिमम यानी कि न्यूनतम, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी है, तीव्रता का मान कितना है, 0 है। और जब तीव्रता का मान 0 है यानी कि प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है तो क्या होगा, वहां पर अंधेरा होगा,
ठीक है, अंधकार के रूप में आपको एक पट्टिका मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका केस क्या हो गया 5। इसके अलावा एक केस और हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर यदि ये वाली जो वैल्यू है ये I1 और I2 तो क्या है बराबर हैं, बट यहाँ पर जो cos फाई है इसकी वैल्यू 1 और -1 नहीं है। cos फाई की वैल्यू 1 और -1 नहीं है, इनके मध्य कोई भी है। तो उस कंडीशन के लिए क्या होगा, तो उस कंडीशन के लिए आप देखें, पहले इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लीजिए। अब देखिए आप क्या हो गया, म्यूट क्यों नहीं रहा ये। केस 6, यदि I1 बराबर I2 वह cos फाई क्या है, cos फाई ही है, cos फाई है। ठीक है, तो समीकरण 9 से क्या लिख सकते हैं आप, I इज इक्वल टू I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 और ये आपका क्या हो गया cos फाई। ये तो हो गया I इज इक्वल टू 2I0 प्लस 2I0 और cos फाई, यानी कि I इज इक्वल टू 2, ये तो कॉमन आ गया 2I0, तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा cos फाई। ठीक है, तो ये वाली तीव्रता आ जाएगी। यदि आप फॉर्मूले को यहाँ पर कुछ चेंज करके लिखना चाहें तो एक सूत्र होता है मैथमेटिक्स का कि 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 cosec स्क्वायर थीटा बटा 2। ये एक सूत्र होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की जगह अपने पास में क्या है फाई है, तो आप रख दीजिए। तो क्या हो गया I इज इक्वल टू 2I0 और इसकी जगह सूत्र रखें, क्या रखें 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या फाई अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया 4I0 cos स्क्वायर फाई बटे 2। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी पोजीशन के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं जब फाई की वैल्यू हम -1 और +1 यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये 6 केस हैं वो याद रखने हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर मिनिमम आ गया, ऐसा क्या है। ठीक है, तो कई बार मैंने तो देखा है कि एक इस प्रकार की एक टॉर्च होती है, क्योंकि आप यदि टॉर्च से ऐसे दीवार पर ऐसे करें, फॉक्स डालें, ठीक है, और आगे वाली जो आपका जो आगे वाला जो उसका जो लाइट होती है, लाइट में जो ढक्कन होता है उसको यदि आप आगे पीछे करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो यहाँ पर जो दीवार पे जो फोकस होने वाली जो लाइट है उसकी रेंज कम ज्यादा होती है। और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से ये घेरे से गोल इस प्रकार से घेरे से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, गोल घेरे से दिखाई पड़ते हैं। सेंटर में मान लीजिए कि यहाँ पर आपको चमकीला यानी ब्राइट प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर आपको क्या है कोई डार्क यानी थोड़ा सा कम चमकीला घेरा प्राप्त हो रहा है, फिर यहाँ पे चमकीला हो रहा है, फिर यहाँ पर अगेन आपको क्या हो रहा है डार्क प्राप्त होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो व्यतिकरण प्रतिरोध यदि हम प्राप्त करेंगे, हमारे पास में 2 टॉर्च हैं और दोनों टॉर्चों को यदि हम इस प्रकार से फोकसित कर रहे हैं, दोनों टॉर्चें का जो दोनों टॉर्च हैं वो क्या है 2 क्लास में प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करनी चाहिए, और उन दोनों टॉर्चों को मिलाकर यदि हम प्रकाश गिरवाते हैं सामने वाली दीवार पर, तो इस प्रकार से आपको बीच में चमकीला, फिर डार्क, फिर चमकीला, फिर डार्क, फिर चमकीला, इस प्रकार से गोल आपको घेरे से यानी इसको हम फ्रिंज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार की आपको फ्रिंजें प्राप्त होंगी। ठीक है, तो उन फ्रिंजों में जहां आपको ये चमकीला दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे संपोषी व्यतिकरण, यानी कि व्यतिकरण उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। जहां पर आपको ये थोड़ा धुंधला या बिल्कुल अंधकार में दिखाई देता है उसको हम क्या बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण या व्यतिकरण न्यूनिष्ठ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और एक कंडीशन में आपके पास में आई थी कि आई मिनिमम इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको यहाँ पर कुछ ये धुंधली जो फ्रिंज दिखाई दे रही थी, ये बिल्कुल क्या होगी ब्लैक होगी, बिल्कुल डार्क होगी, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा अंधेरा होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो आई मिनिमम इज इक्वल टू 0 का मतलब है बिल्कुल अंधेरा होगा, वहां पर अंधकार की स्थिति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये केस देखा। अब यहाँ पर हम एक चीज और अप्लाई करने वाले हैं कि यदि आपके पास में 2 प्रकाश स्रोत हैं बट दोनों कला संबंधी प्रकाश स्रोत नहीं है, यदि दोनों
प्रकाश स्रोत कला संबंध नहीं है तो क्या होगा, उस कंडीशन को आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर समझने का प्रयास करें आप यहाँ पर, यदि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध नहीं है, यदि दोनों प्रकाश स्रोत के कला संबंध नहीं है, इसका मतलब यह है। और साथ में यदि हम ये भी मान लें, इसका मतलब बाद में सुनेंगे, तो साथ में ये भी मान लेंगे I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I0, उन दोनों की तीव्रताएं क्या है, बराबर है। ठीक है, तब उस कंडीशन में हमारे पास जो परिणामी तरंग की तीव्रता की जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली आएगी, क्या आएगी, I इज इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर फाई बटे 2। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें जो कलांतर है, कलांतर फाई, इसका हमें औसत मान लेना पड़ेगा। औसत मान लेने का मतलब इसको इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिखेंगे, 4I0 एवरेज cos स्क्वायर फाई बटे 2। ठीक है, और ये जो वैल्यू है cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 का औसत यानी एवरेज, इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। इसकी वैल्यू यानी कि एक पूरे चक्कर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो I की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 4I0 इंटू 1/2, ये कैंसिल होकर I इक्वल्स टू क्या हो गया, 2I0। कहने का मतलब ये इस प्रकार से हो गया I0 प्लस I0, यानी कि दोनों तरंगों की जो तीव्रता है, ठीक है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग है वही क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता के योग के बराबर है। तो इस कंडीशन में हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा, यानी कि हम टॉरस से यदि यहाँ दीवार पर प्रकाश डाल रहे हैं, 2 टॉरसों से दीवार पर प्रकाश डाल रहे हैं, तो कहीं पर भी आपको इस प्रकार से गोल गोल घेरे नहीं दिखाई देंगे, यानी कि व्यतिकरण प्रतिरूप बिल्कुल भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब यही है कि पूरी दीवार है वो एक जैसी चमकीली रहेगी, एक जैसी चमकीली रहेगी। और एक जैसी चमकीली रह रही है, यदि आप अपने रूम में 2 बल्ब जला रहे हैं एक साथ और कोई भी आपको मतलब इस प्रकार से गोल गोल फ्रिंजें नहीं दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब क्या है, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो दोनों बल्ब है वो कला संबंध प्रकाश स्रोत नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि यदि ये दो प्रकाश स्रोत कला संबंध नहीं है, यदि सरलता के लिए ये कंडीशन अप्लाई करें कि I1 I2 इक्वल्स टू 0 है, नहीं I1 I2 इक्वल्स टू I0 है। ठीक है, सरलता के लिए हम ये वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये वाली इक्वेशन यहाँ से सीधे डायरेक्ट यूज की, और इसका जो फाई का मान हम क्या लेंगे, औसत लेंगे, एवरेज लेंगे, और इसका मान एवरेज लेने पर cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 का जो एवरेज मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, और किसी को पता नहीं चले इसका मान एवरेज मान 1/2 क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कर ले 0 से t cos स्क्वायर फाई d फाई। ठीक है, या फाई की वैल्यू आप रखें उस प्रकार से उसका इंटीग्रेशन कर लें, तो इंटीग्रेशन करने पर आपको जो लास्ट में फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1/2 ही आएगा। ठीक है, वैसे हम औसत मान पीछे यानी 11th क्लास में हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ और इंडिकेट करने वाले हैं। इधर आपका कलांतर फाई और इधर आपकी तीव्रता। ठीक है, इधर ऊपर प्लस में तीव्रता और नीचे माइनस में तीव्रता। ठीक है, किसी भी कंडीशन के लिए आपको जो मैक्सिमम तीव्रता है यानी कि I मैक्सिमम की वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये, इससे ज्यादा आपको तीव्रता प्राप्त नहीं होगी, और I मिनिमम की जो वैल्यू है वो यहाँ तक मान लेते हैं I मिनिमम, यानी कि इससे कम तीव्रता आपको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं I की वैल्यू में क्या है, cos है, या फिर पीछे वाले में देखें यहाँ पर भी क्या I की वैल्यू में क्या है, cos है। ठीक है, तो cos और sin के जो ग्राफ होते हैं वो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज समझ सकते हैं, ये आपका मैक्सिमम है, यानी कि उच्चिष्ट, यहाँ पर हमें जो ऊर्जा है वो ज्यादा प्राप्त हो रही है, ऊर्जा ज्यादा मतलब हमें प्रकाश ज्यादा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर प्रकाश क्या हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है, या फिर बिल्कुल भी क्या हो रहा है, अंधकार प्राप्त हो रहा है। इस वाली कंडीशन, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो ऊर्जा का क्या हो रहा है, ऊर्जा क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है, ऊर्जा क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर ऊर्जा क्या हो रही है, ज्यादा प्रकट हो रही है। तो कहने का मतलब यही है कि निम्निष्ट पर जितनी ऊर्जा विलुप्त होती है उतनी ऊर्जा फिर पुनः हमें उच्चिष्ट पर क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। कहने का मतलब है जितनी विलुप्त हुई उतनी क्या हो रही है, प्रकट हो रही है। तो पूरे प्रकरण में
किसी भी प्रकार का ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि व्यतिकरण की जो घटना है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करती है। ठीक है, क्यों क्यों करती है कि जितनी ऊर्जा निर्दिष्ट पर विलुप्त होती है उतनी ही ऊर्जा उच्चिष्ट पर प्रकट हो जाती है। इसका आंसर ये है। ठीक है, और व्यतिकरण वाले इस वीडियो में व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में बस इतना ही है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।